नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी इस वक्त रूपाली शर्मा भी आपके सामने है और न्यूज रूम लाइव पे आज शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। मुंबई से ये बड़ी खबर जहां पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मामले में लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बताया जा रहा है और इस हत्याकांड को लेकर अब लगातार जांच भी आगे बढ़ती जा रही है। तो मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त गुजरात के साबरमती जेल में लॉरेंस बंद हैं, उनके साथ ये पूछताछ होगी। और अब मामला तूल पकड़ते हुए नजर आ रहा है। रूपाल, बिल्कुल इसी के साथ अगर बात की जाए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की, तो मुंबई की अगर बात की जाए पूरे महाराष्ट्र को दहला के रख दिया है, क्योंकि साफ तौर पर देखने को मिला कि उनके ऑफिस के बाहर जो है उन्हें गोलियों से भून दिया गया और इन हमलावरों ने उन पर हमला किया, जिसके बाद बाबा सिद्दीकी को अस्पताल जब लेके गए तो मौत हो गई। और उसके बाद साफ तौर पर जब तहकीकात हुई तो ये देखने को मिला कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप जो है इसमें शामिल है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में है और उसके बावजूद भी बाहर किस तरीके से ये पूरा जो ग्रुप है, जो पूरा नेटवर्क है वो चल रहा है। और बड़ी हस्ती बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड का मामला जो सामने आया है, उसके बाद मुंबई महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं डर का माहौल है। सलमान खान की भी अगर बात की जाए बॉलीवुड एक्टर के, तो उनके घर के बाहर भी और सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। बिल्कुल सही कहा रूपाली। और जिस तरह से जो बाबा सिद्दीकी की कल हत्या हुई है, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है, उसके बाद आरोपियों ने ये कबूल किया था कि हम लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से संबंधित हैं। हालांकि उस पर आधिकारिक तौर पर अभी भी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन आरोपियों के मुताबिक वो इस गैंग से जुड़ा बताया जा रहा है। और अब जाकर इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई से भी पूछताछ होगी। गुजरात में वो साबरमती जेल में इस वक्त बंद हैं और सभी की जुबान पर अब सिर्फ और सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। उसको लेकर ही यह पूछताछ होनी है। महिपाल इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं। मैं सीधे उन्हीं से जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। महिपाल, एक बहुत बड़ा गंभीर विषय पूरे देश के अंदर बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जैसे ही सामने आता है, वैसे ही कहीं ना कहीं एक डर का माहौल, इस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर बनाया गया है। कल जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई, उसके बाद फिर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम जोड़ा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जो सलमान खान का करीबी है वो लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन है। और उसका प्रमाण हमने कई बार देखा है। कई लोगों पर जो सलमान खान के करीब होता है उन पर हमले हुए हैं या उनके घरों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई हैं। अब किस तरह से ये पूछताछ होनी है? ये सामने यूपी के दो यहाँ पे सांसद थे, एक हरियाणा और एक पंजाब का भी था। तो उन लोगों को पकड़ा गया और उन लोगों ने ये बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से है और उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की। तो वहीं पे अभी लॉरेंस बिश्नोई जो है यहाँ गुजरात में सेंट्रल जेल साबरमती है, वहां पे यहाँ पे बंद है। तो वहां पर उनके पास आया जाएगा और इसकी जो आधिकारिक जो पूछताछ है वो की जाएगी और यहाँ कोर्ट से संज्ञान लिया जाएगा। और कोर्ट अगर जो यहाँ पे परमिशन देती है तो उनसे पूछताछ पूरी की जाएगी और जाना जाएगा कि इसमें क्या कुछ उनका पीछे उनका हाथ रहा होगा या फिर किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। और बाद में ये बात खास तौर पे देखी जा रही है कि सलमान खान जो है वो बाबा सिद्दीकी के करीबी माने जाते हैं। और तो क्या वो नजदीकी बहुत है, उसकी वजह से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई या फिर कुछ और वजह है? तो ये जानने के लिए पूरी की पूरी जो खुफिया एजेंसी जो है उनके पास आ सकती है और उनकी जो पूछताछ कर सकती है। बिल्कुल महिपाल, इसी के साथ अगर बात की जाए बाबा सिद्दीकी की, तो कुछ दिन पहले जो है उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, ये भी देखने को मिला था। और उसके बावजूद भी ये हत्याकांड हो गया। और क्या कुछ लगता है अब जो लॉरेंस बिश्नोई की टारगेट पर है उन लोगों को किस तरीके से अब जो सुरक्षा है वो दी जाएगी और किस तरीके से जो सलमान खान के करीबी है, जो लॉरेंस बिश्नोई के साफ तौर पर टारगेट है, उन्हें जो है आगे लाया जाएगा? और जिस तरीके से अभी देखा जाए तो अभी पुलिस ये भी पूछताछ करेगी और ये भी पूरा का पूरा मामला जो है जांच करेगी कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पे कौन कौन अभी है, जो सलमान खान के भी करीब हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं। और उनकी जो सुरक्षा है वो भी बढ़ाई जाए। जिस तरीके से वाई कैटेगरी की सुरक्षा बाबा सिद्दीकी के पास में थी, फिर भी उनकी हत्या हो गई, तो कहीं ना कहीं हत्या उसमें भी कहीं चूक रही होगी या कहीं ना कहीं किसी की
जो यहाँ पे किसी के साथ में तालमेल हो सकते हैं तो वो भी जांचा जाएगा और कहीं ना कहीं सुरक्षा इस तरीके से मुहैया की जाएगी कि बीच में यानी कि उनके करीबी जितने भी हो तो उनको उनकी जान बचाई जाए, उन पे कोई हमला ना हो। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जाएगी और सबूत भी यहाँ पे इकट्ठा किए जाएंगे कि किस तरीके से उनकी जो मोडस ऑपरेंडी कैसी होती है और कौन कौन से लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं जो आगे ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है। रूपाल, महिपाल, जिस तरह से अभी ये हत्या हुई है और अब ये खबर भी सामने आ रही है कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ पूछताछ होगी, उसके साथ बातचीत होगी, तो क्या पुलिस फिजिकली उससे सामने जाकर ये बातचीत करेगी, वर्चुअली बातचीत करेगी, किस आधार पर ये बातचीत होगी ताकि लॉरेंस बिश्नोई से वो चीजें उगलवाई जाएं जो उसके मन में चल रही हैं, जो इस देश के लिए घातक है? जी शीतल, जिस तरीके से बात की जाए तो ये पूरी की पूरी आधिकारिक पुष्टि नहीं है और ये उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से नहीं ली हुई है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इस बात में ऐसी बात है कि कोर्ट से पहले पूछताछ के लिए परमिशन ली जाएगी और कोर्ट अगर पूछताछ के लिए परमिशन देती है तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास में और उनके मुखिया लॉरेंस बिश्नोई से यहाँ पूछताछ की जाएगी गुजरात के साबरमती जेल में। तो उनसे ये पहलू को ध्यान में रखते हुए कि कौन कौन से लोग अभी भी जुड़े हुए हैं और उनके टारगेट में कौन से लोग भी हैं, तो उन लोगों की हत्या हो सकती है। ये सारे के सारे मामले में पुलिस पूरी की पूरी पूछताछ कर सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल तमाम जानकारी के लिए। महिपाल गुजरात से इस वक्त ब्यूरो चीफ हमारे साथ ज्वाइन हुए थे, जिन्होंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई के साथ बातचीत होनी है, उनके साथ जांच पड़ताल होनी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अभी तक रूपाली लॉरेंस बिश्नोई ने इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि क्या उनके गैंग ने यह हत्या की है, जिम्मेदारी नहीं ली है। अब जरा इरशाद के पास चलते हैं, महाराष्ट्र से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इरशाद, महाराष्ट्र का क्या माहौल है? हालांकि जो कल हत्या हुई है उसके बाद हमने माहौल देखा है, बाबा सिद्दीकी की जो नजदीकियां थी वो न सिर्फ पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स थे बल्कि बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज के साथ भी उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। तमाम एक किस्म के सेलिब्रिटी वो खुद भी थे, वो सिर्फ ना पॉलिटिकल सेलिब्रिटी थे बल्कि बॉलीवुड के जो लोग हैं उनके साथ जिस तरह से उनका मिलना जुलना होता था, जो नजदीकियां थी, जो करीबियां थी, वो सामने जाहिर हुई हैं। अब अगला कदम क्या है पुलिस का, किस तरह से जांच चल रही है और क्या कुछ अभी तक पाया गया है? देखिए शीतल, हम खास बात ये बताना चाहते हैं आपको कि जो बाबा सिद्दीकी थे वो एक कांग्रेस में थे, तो उसके साथ में उनका एक बाबा सिद्दीकी विचार मंच था जो पूरे महाराष्ट्र में हर गांव में, हर शहर में उनका एक संगठन चलता था जिसके थ्रू वो लोगों की मदद भी किया करते थे। लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि थी वो बहुत ज्यादा थी, उनको लोग बहुत चाहते थे। अब उसी के साथ में जब उनकी हत्या हुई तो वहाँ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुख लोगों में है और उसी के साथ में सरकार पर दबाव भी है और गृह मंत्रालय के जो गृह मंत्रालय के मंत्री है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर भी उंगलियां उठ रही है कि पुलिस कहीं ना कहीं लाइन ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है, सरकार इस पर गंभीर नहीं है सुरक्षा को लेकर। ऐसे कई सवाल यहाँ उठाए जा रहे हैं और साथ में जो पुलिस है क्राइम ब्रांच इस पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है अभी फिलहाल, और जो आरोपी है उन्हें ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और वहीं हम अभी फिलहाल जो मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के अकोला जिले में खास तौर से एक देहात में एक आरोपी जो बताया जा रहा है उसमें लोनकार, वो उसके घर की तलाशी ली गई है जिसके घर पर ताला लगा हुआ था। और बिल्कुल इरशाद, इसी के साथ अगर बात की जाए इस हत्याकांड की तो साफ तौर पर अभी तक जो खबर सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इसका कहीं ना कहीं जो है वो लिया है कि हमारी जिम्मेदारी पे जो हमने ये हत्याकांड है जो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने किया है। और क्या कुछ लगता है ये इतना बड़ा नेटवर्क जहां पर लॉरेंस बिश्नोई एक तरफ जेल में बंद है और बाहर देश भर में ये इतना बड़ा ट्रैप जो बिछाया गया बाबा सिद्दीकी के लिए, और ये नेटवर्क कितना ज्यादा जरूरी है। अब इस पे सरकार काम करे, इस पे कानून काम करे, क्योंकि जेल में होने के बावजूद भी जानी मानी हस्ती बाबा सिद्दीकी पर अगर हमला हुआ, ये हत्याकांड पेश आया, तो और भी ऐसी हिट लिस्ट में लोग होंगे। हाँ रूपाली, देखिए खास तौर से हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ऐसी कई घटनाएं सामने आई है, उसके बाद भी जब गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियां जब इस पर काम करती है तो जब सोशल मीडिया पर ऐसे आरोपी मिलते हैं तो एनआईए और ये अगर अलग अलग एजेंसियों के जरिए इनकी धरपकड़ शुरू रहती है। लेकिन ऐसे जो हत्याकांड के जो मामले है, आरोपी है, वो आखिर क्यों छूट जाते हैं, यही चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरी बात यह है कि जो महाराष्ट्र में इतने बड़े जो सेलिब्रिटी समझे जाने वाले जो एक नेता थे, उनकी हत्या
हुई है और Z+ सुरक्षा देने के बाद भी ये हत्या होना एक बहुत बड़ी बात सामने आई है, जो कहीं ना कहीं सभी के लिए एक ठीक सोचने वाली बात है। ठीक। बिल्कुल, तो कार्रवाई का क्या आगे आधार होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस नेटवर्क को तोड़ना, जैसे रूपाली ने कहा एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनते जा रहा है और एक चिंताजनक विषय भी है। बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सीएम जो है एकनाथ शिंदे, उन्होंने खुद कहा है कि हम पूरा गेम खत्म कर देंगे, लेकिन अब देखने वाली बात है कि पुलिस इस पर कितना गंभीर रूप से काम करती है। और जो महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में भी ये गैंग के जब लोग मिल रहे हैं, जैसा अकोला जिले से नाम आया है सामने, तो ऐसे अलग अलग और हो सकते हैं। इसके पीछे 3 आरोपी और पकड़ने की बात की जा रही है। 3 आरोपी और इसमें है। एक जीशान नाम का, एक जीशान अख्तर का भी नाम लिया जा रहा है, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं जो एक सरकार ने भी और गृह मंत्रालय है, इसने सोचना चाहिए और इस पर बारीकी से नजर बनाए रखना चाहिए और इन पर जो है गिरफ्तारियां करना चाहिए। शुक्रिया आपका इरशाद, ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस वक्त सुर्खियों में नजर आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ अब कहीं ना कहीं पूछताछ भी होगी। अब देखना होगा कि इस पूछताछ के आधार पर क्या निकलकर सामने आएगा और कैसे आगे की रणनीति सरकारों की तरफ से तैयार होंगी ताकि लोग सुरक्षित रहें। अब जरा बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां पर राष्ट्रपति शासन हटाया गया है और लगभग 6 साल के बाद राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर से हटाया गया है। गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर ने यह सिफारिश केंद्र सरकार के सामने रखी थी और केंद्र सरकार की तरफ से अब इस फैसले को हटा दिया गया है, जो राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया गया था। क्योंकि अब लोकतांत्रिक रूप से एक चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बनने जा रही है। चुना हुआ मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में लगभग 6 सालों के बाद दिखाई देगा। आखिरी सरकार 2018 में टूटी थी और उसके बाद एक नया मुख्यमंत्री और एक नई सरकार थी। लेकिन इस नई सरकार के अधिकार क्षेत्र में क्या कुछ होगा वो साफ है। उसमें अधिनियम करके, यानी उसमें उस समय अमेंड करके, उस चीज को अमेंड करके फिलहाल ये सारी ताकतें कश्मीर में हुए, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन जो है वो हटा दिया जाए। और अब जो है नई सरकार का रास्ता जो है वो साफ होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब इस विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जो है वो बनने जा रही है और गठबंधन जो है कांग्रेस के साथ देखा गया। और ये बड़ा फैसला अब राष्ट्रपति शासन हटाने का गृह मंत्रालय ने भी इसका आदेश जारी कर दिया है। इमरान नाइको हमारे सहयोगी इस वक्त श्रीनगर से जुड़ चुके हैं। इमरान, क्या माहौल है श्रीनगर का और अब रास्ता साफ होते हुए नजर आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए और सरकार के लिए? जी बिल्कुल, चूंकि जो प्रेसिडेंशियल रूल है वो अब खत्म हो चुका है और 6 साल के बाद अब जम्मू कश्मीर में एक पॉपुलर या अवामी गवर्नमेंट होगी। और इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ उभर कर आई, उसके साथ उनकी जो अलायंस पार्टनर कांग्रेस से 6 सीटों के साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की 1 सीट, सीपीआईएम और जो आज़ाद उम्मीदवारों की 4 सीटें और आम आदमी पार्टी की 1 सीट के साथ अब ये जो अलायंस है 55 सीटों तक पहुंच चुका है। तो कुल मिला के जैसे कि आपने कहा कि किस तरीके का माहौल है, माहौल बिल्कुल जश्न के ही हिसाब से अभी ये 3-4 जमातें जो बना रही है, क्योंकि अब 1-2 दिन के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का क़याम होगा। और इस सिलसिले में जैसे कि पहले लेटर ऑफ सपोर्ट जो है लेटर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज दी गई है और उन्होंने जम्मू कश्मीर में इस हुकूमत साजी के लिए होम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी सिफारिश की है। और इस सिलसिले में अब जो कल शाम को वजारत दाखिला यानी कि होम अफेयर्स की तरफ से जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है और उसमें जम्मू कश्मीर में जो प्रेसिडेंशियल रूल है उसको खत्म कर दिया गया है और उसके हवाले से ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया था। लेकिन तो इमरान, जो सुर उमर अब्दुल्ला के चुनाव से पहले थे, चुनाव के बाद उन्होंने कई मुद्दों पर यू टर्न लिया है और उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार के विपरीत मुद्दे हैं हम उनको नहीं छेड़ेंगे, हम लोगों को धोखा नहीं दे सकते।
लेकिन अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक है, उसमें विपक्ष का नेता भी चुना जाएगा। नंबर 2, आज जो 5 नॉमिनेट एमएलएज करने हैं उनके नामों पर भी मोहर लगेगी। अब जब जो भी नई चीजें हो रही हैं उसमें उमर अब्दुल्ला अपनी प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार के साथ तालमेल जरूरी है। अब जब 5 नॉमिनेट विधायकों का नाम सामने आएगा, उसके बाद अगर उमर अब्दुल्ला की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है तो क्या ये उम्मीदें जताई जा सकती हैं कि ये सरकार अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के तालमेल के साथ चलना चाहती है आने वाले समय में? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है कि जब कोई हुकूमत बनती है या कोई पार्टी मेजोरिटी के साथ आती है और वो फिर हुकूमत करे तो उनका लहजा बदलना जाए। ये कोई सियासत में नई नई बात नहीं होती है। लेकिन जहां तक जम्मू कश्मीर के ओवरऑल पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, जैसे कि अभी यूटी है और ऑलरेडी बिजनेस रूल्स में जो अमेंडमेंट की गई है और लेफ्टिनेंट गवर्नर को वो पावर्स और वो इख्तियारात दिए गए हैं जो इससे पहले या 2019 से कबल यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट या चीफ मिनिस्टर के पास हुआ करते थे। दूसरा ये कि हमेशा से ही चूंकि ये जब भी यहाँ हुकूमतें हुई है, जिसने भी यहाँ रूल किया है, तो विदाउट द कंसेंट, विदाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और उमर अब्दुल्ला ने ये जो बात की है इस कॉन्टेक्स्ट में कही है कि अगर शायद वो सेंटर के साथ या बीजेपी के साथ अपना लहजा नरम नहीं रखते हैं तो शायद आने वाले वक्त में उनकी सरकार के लिए और भी सख्त मुश्किलात हो सकती है। सो जम्मू कश्मीर में जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट्स है या एडमिनिस्ट्रेटिव जो मामलात है, मैटर्स है या फिर लीगल जो मैटर्स है, तो उन सबके जो इख्तियारात एलजी को दिए गए हैं और एलजी तो डायरेक्टली सेंटर से ही उनके ऊपर हाथ है, तो यकीनी तौर पर उस तनाजुर में उमर अब्दुल्ला यही समझते हैं कि उनके जो ताल्लुकात है, उन्होंने कहा है कि हम सेंटर के साथ एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में कॉर्डियल रिलेशनशिप, एक बेहतर बिल्कुल इमरान, इसी के साथ अगर बात की जाए है। इस राष्ट्रपति शासन के हटाए जाने के बाद, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल इलेक्शंस में भी ये था कि क्या ये सरकार जो नई यहाँ पर बनने जा रही है वो केंद्र सरकार के साथ मिलकर सस्टेन कर पाएगी, यानी कि यहाँ पर टिक पाएगी। तो क्या कुछ लगता है अब उमर अब्दुल्ला के, जिस तरीके से शीतल ने भी कहा कि सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जम्मू की बात की जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा रही, कश्मीर की बात की जाए एनसी और बाकी पार्टीज की, क्या कुछ लगता है अब यहाँ पर नया चेहरा जो उमर अब्दुल्ला बतौर मुख्यमंत्री आएंगे उनके लिए सस्टेन करना यानी कि टिकना कितना ज्यादा होगा जरूरी? देखिए, जब रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए थे तो सब लोग ये समझते थे कि जम्मू कश्मीर में एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, एक क्लियर मैंडेट नहीं होगा। और अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है तो किसी भी गवर्नमेंट के लिए या तो यहाँ पे एक दोबारा से प्रेसिडेंशियल रूल होगा, या अगर कॉलिशन गवर्नमेंट उस तरीके की बनती है जो मेजोरिटी के साथ सामने नहीं आती है तो उस हुकूमत के लिए या उस गवर्नमेंट के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। लेकिन रिजल्ट डिफरेंट था। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक एब्सोल्यूट या मेजोरिटी के साथ सामने आई और 42 सीटें, फिर आजाद उम्मीदवारों का सपोर्ट, जैसे मैंने पहले ही कहा कि 55 तक के अलायंस जा चुका है। लेकिन इस हुकूमत में एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ये होगा कि जो अपोजिशन होगी वो बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन होगी, लेकिन हुकूमत के पास अच्छी स्ट्रेंथ है असेंबली में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये समझते हैं या पॉलिटिकल एनालिस्ट्स भी ये समझते हैं कि ज्यादा उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी इस हुकूमत के लिए। हाँ, अलबत्ता चूंकि जो मैंने कहा कि अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ज्यादा इख्तियारात है फैसले लेने के, तो उस सिलसिले में शायद उमर अब्दुल्ला जो उन्होंने वादे किए हैं उन वादों के हवाले से उन्हें सोशल मीडिया के जरिए या उन्हीं के जो अपोजिशन है वो सवालात खड़े करेंगे, लोग सवालात करेंगे कि अगर आपने ये वादे हमसे किए हैं तो उन वादों को आपको जरूरी निभाना है। तो बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो बाहर ऐसा लग रहा है कि उनको निभाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो उसके लिए शायद उमर अब्दुल्ला को या उसकी गवर्नमेंट को तनकीद या क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अपने कदमों को पीछे भी हटा दिया है क्योंकि वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए इमरान, और लोगों को अपडेट करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण और पूरी दुनिया की नजरें जम्मू कश्मीर पर बनी हुई हैं। जो जम्मू कश्मीर की इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आखिर सरकार बनेगी तो कैसी बनेगी, सरकार के पास क्या कुछ होंगी, चीज़ें होंगी, और सरकार किस तरह से लोगों के मुद्दों को यहाँ पर क्लियर कर पाएगी, उनके कामों को कर पाएगी। अब बात होगी जम्मू कश्मीर में ही। आज बीजेपी के विधायक दल की बैठक हो रही है, ये जम्मू में होगी, और इस बैठक में सभी विधायक पहुंचेंगे। बैठक
सवाल है कि आखिरकार नेता प्रतिपक्ष कौन से होने वाले हैं, और ये बैठक जो है कहा जा रहा था कि 11 बजे होगी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इससे पहले विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाती है, सबसे पहले ऐतिहासिक चुनावों की ही बार बार बात आ रही है, और इसमें ये देखने को मिला कि जम्मू में ज्यादातर सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी की रही, लेकिन कश्मीर में जो है वो वहां पर अपना खाता नहीं खोल पाई। लेकिन उसके बावजूद भी एज अ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में दिखती हुई नजर आई है। और आपको बता दें कि कई बड़े मंत्री जो है इसमें शामिल होने वाले। परिहार का नाम है सुनील कुमार शर्मा, जो कि पाडर से जीते थे, दलीप सिंह, शक्तिराज परिहार, कुलदीप राज दुबे, पवन कुमार गुप्ता, रणबीर सिंह पठानिया, ये सब बड़े नाम जो है इस मीटिंग में शामिल होंगे। और नेता प्रतिपक्ष जो है 5 नॉमिनेटेड नए नेता जो है वो चुने जाएंगे। और फिलहाल आपको बता दें कि बैठक में आज विधायक दल का नेता जो है वो चुनने वाले हैं, और इसमें देखना यह है कि आखिरकार वो कौन से 5 नाम होंगे जो सामने आएंगे। बिल्कुल इस पर नजर रहेगी। फिलहाल आसिफ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, मैं सीधे आसिफ के पास जाना चाहूंगा। आसिफ, आज पहली विधायक दल की बैठक है और सबकी नजरें इस बैठक पर होंगी, और इस पर भी नजर होगी कि आखिर कौन वो चेहरा होगा जो बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष के रूप में सामने आएगा और बीजेपी की एक नई रणनीति विपक्ष के तौर पर सामने आएगी। बिल्कुल शीतल, आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है विशेषकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए। और केंद्र शासित प्रदेश में जब 8 अक्टूबर को नतीजे आए थे तो उसके बाद पहली ये महत्वपूर्ण बैठक होगी उन लोगों की जो जीत कर आए, अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। और 29 के 29 पहली जानकारी तो ये कि सभी एमएलए तमाम जो कर आए बीजेपी के आज की मीटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। और अब से कुछ देर बाद ये मीटिंग जम्मू में त्रिकुटा नगर में पार्टी दफ्तर में होने जा रही है। नौशहरा से भी पार्टी अध्यक्ष सुरेंद्र रैना पहुंच चुके हैं। रात देर गए तक मुलाकातों का सिलसिला जारी था, लेकिन एक चीज और भी याद रखनी होगी कि आज की मीटिंग से ही नेता प्रतिपक्ष कौन होगा या किसको क्या रोल दिया जाएगा, रोड मैप क्या होगा, ये सारी चीजें आज डिसाइड नहीं होनी है। आज की मीटिंग रूटीन मीटिंग है, तमाम विधायक हैं, पहला गेट टुगेदर आप समझ लीजिए जीत के बाद, और तमाम लोगों की हौसला अफजाई की जाएगी, सभी लोगों का वेलकम पार्टी अध्यक्ष करेंगे जितने भी लोग अलग अलग जगहों से जीत कर आए। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है आज की बैठक में 29 विधायक, रोड मैप क्या होगा उसके लिए एक रास्ता तो साफ होना ही है, थोड़ा सा एक दरवाजा खुलेगा, मगर पीर पंचाल बेल्ट के अंदर पार्टी की जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, 8 में से केवल 1 सीट जीत पाना कालाकोट की, अभी तक जो पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा और पार्टी अध्यक्ष समेत तमाम लोग जो इस पूरे इलाके पर, पूरे प्रांत पर नजर रखते हैं, यहाँ की राजनीति को जानते हैं, वो तमाम लोग अपनी अपनी राय रखेंगे, ओपिनियन देंगे। दूसरी बात यह है कि आज की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब 24 घंटों के बाद जम्मू कश्मीर को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री होगा, और राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद ये पहली इस तरह की बैठक होगी और सरकार बनने से पहले पहली बैठक उस हिसाब से भी। दूसरी चीज ये है कि आगे भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नाम जो अभी तक सामने आ रहे हैं, अब इनमें से मोहर किस नाम पर लगती है, बड़े तजुर्बेकार, बड़े एक्सपीरियंस 2 कैंपेनर्स, सुनील शर्मा जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में जिनका शुमार है, कश्मीर प्रोविंस के अंदर चुनाव में जिम्मेदारी संभाले हुए थे, उनका नाम भी अभी तक एक, और देवेंद्र सिंह राणा, 2 नाम ऐसे हैं जो दोनों पूर्व मंत्री रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को यानी सरकार में बैठे जो लोग हैं उनको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। और दूसरी तरफ अपोजिशन की भूमिका इस बार बड़ी इंपॉर्टेंट, जो बीजेपी के पास एक तरह से चीजें होंगी, और आज ही ये जानकारी मिल रही है कि इस बार बीजेपी का दायित्व और जो जिम्मेदारी है वो ना सिर्फ सरकार को ऑफेंड और डिफेंड करने की रहेगी, बल्कि पॉलिटिकल ग्राउंड कैसे तैयार किया जाए अगले चुनाव के लिए। हालांकि जो जनाधार बढ़ा है बीजेपी का, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर भी फोकस रहने वाला है। बिल्कुल रहने वाला है, और एक एक्स्ट्रा प्रेशर मानकर चलिएगा कि बीजेपी पर भी होने वाला है। अगरचे एक तरफ उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जब तक वो मुख्यमंत्री बनेंगे जरूर ये दावे किए जा रहे हैं कि रीजनल एस्पिरेशंस का ख्याल रखा जाएगा, रिप्रेजेंटेशन जो जम्मू प्रांत को कम मिल रही है, मिनिस्ट्रीज की जब बात आएगी तो सारी चीजों का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन बीजेपी पर अपने लेवल पर जो 29 के 29 विधायक जीत कर आए, उस बेल्ट से जीत कर आए जहां पर उनको सबसे ज्यादा उम्मीद थी और पार्टी के एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही सीटें उनको मिली हैं, उन एरियाज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। अगर कोई मंत्रालय में नहीं आता, किसी को कोई विभाग नहीं मिलता, तो फिर जो काम करना वो विधायकों को करना है, काम भी करना है, और सरकार की किसी पॉलिसी को अगर अपोज भी करना है तो इन्हीं विधायकों पर जिम्मेदारी। तो वो एक एक्स्ट्रा किस्म का प्रेशर या बर्डन इस बार सरकार विपक्ष में बैठे 29 विधायकों पर होगी। दूसरी बात ये कि जम्मू के तमाम 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर कश्मीर में
जिस हिसाब का रिजल्ट आया है वो तो पहले से एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन बीजेपी जो एक्सपेक्ट कर रही थी मैक्सिमम एरियाज के अंदर उनको धचका भी लगा है। कुछ जगहों पर हमने देखा मैंडेट पॉलिटिक्स में पार्टी के कई नेता अलग हो गए, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। फिर पीर पंचाल का मैंने जैसे शुरुआत में कहा काफी ज्यादा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। सारी चीजें ग्राउंड पर अकॉर्डिंगली नहीं गई हैं। वजूहात क्या रही, कारण क्या रही, ये सारे रीजन जानने के लिए भी आज की बैठक में एक रास्ता साफ होगा। और दूसरी बात यह कि 2 दिन के बाद जो 2 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी अभी तक चीजें देखी जा रही थी, हमने देखा कि तरुण चुग को दोबारा जिम्मेदारी उस समय दी गई जब केंद्र शासित प्रदेश के अंदर इन दोनों लोगों को वापस लाया जा रहा है। तो उनके आने से पहले आज की बैठक में लगभग चीजें ये साफ होगी कि आगे का रोड मैप या अगले सरकार बनने में भूमिका या उससे पहले सवाल है, 29 विधायकों का क्या रहने वाला है। पॉलिटिकल दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं चाहूंगा इस पर आप जवाब देंगे। बीजेपी का अगर हम इतिहास उठा के देखें, पिछले कुछ सालों में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सत्ता पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात करें, बिहार की बात करें, वो ऐसी जगह हैं जहां पर सरकारों में कोई और पार्टियां थी, उनको तोड़फोड़ कर अपनी सरकार बनाई हुई है। ये उनके लिए एक बहुत आसान बात है बीजेपी के लिए और वो करके दिखाया है। अब जम्मू के अंदर जिस तरह से एक नैरेटिव चला कि जम्मू में बीजेपी का सीएम बनेगा, जम्मू का सीएम बनेगा, डोगरा सीएम बनेगा, ये तमाम चीजें हुई और जम्मू के हिसाब से बेहतर प्रदर्शन भी बीजेपी ने किया है। लेकिन यहां पर जो बैठक हो रही है, क्या इससे माना जा सकता है कि बीजेपी ने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वो विपक्षी पार्टी के तौर पर ही जम्मू कश्मीर के अंदर अगले 5 साल तक काम करेगी? आपकी बात दुरुस्त है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 5 से 6 दिनों तक खामोश रहना, वो भी इतने नंबर्स एक रीजन से आने के बावजूद भी इतनी लेट आप मीटिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स वो अपोजिशन का रोल फुली इस बार प्ले करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक बर्डन है, एक प्रेशर है। यहां पर नंबर गेम को भी आप देखेंगे, अगर बीजेपी सरकार में आना भी चाहे तो शायद चीजें उसको फेवर नहीं कर रही हैं। आज ही मैं शुरुआत में बता रहा था कि 5 लोग जिनको मनोनीत किया जाना है, जो नॉमिनेट होंगे, हो सकता है कि अगले 48 घंटों में जैसे ही सरकार बने, साथ साथ एलजी की तरफ से वो भी अनाउंसमेंट कर दी जाए। तो आज जानकारी ये है, जो पुख्ता जानकारी, कि 5 मेंबर्स का वोट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और 5 नंबर ऐड करके भी बीजेपी के साथ आप चलिएगा तो 29 का फिगर 34 तक ले जाइएगा। उस हिसाब से भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। मीटिंग आज का एक फीडबैक भी लिया जाएगा, जरूर रूटीन वाइज मीटिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि खाली फूल मालाओं से काम चला। पार्टी ने जरूर स्ट्रेटेजी जिस हिसाब से बनाई थी, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। और अब कुछ नाम भी हमारे पास सामने आए हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल इस मीटिंग में होंगे, पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुंच चुके हैं, सांसद जुगल किशोर शर्मा होंगे, गुलाम अली खटाना राज्यसभा के अंदर जो इस समय नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह और मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी भी होंगे, कुविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, ये तमाम लोग होंगे। अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाने का मतलब ये समझ में आ रहा है कि रूट मैप पार्टी का क्या होगा, असेंबली के बाहर और विद इन असेंबली, ये दोनों चीजें आज बहुत हद तक डिसाइड होंगी जब तक ऑब्जर्वर्स दोबारा से जम्मू कश्मीर, तरुण चुग और उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, हमारे से जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें आसिफ ने की हैं कि जिस तरह से बीजेपी की विधायक दल की बैठक में देरी हुई है, ये मानकर चलें कि बीजेपी अब पूरी तरह से ये मान चुकी है कि वो अब विपक्ष के तौर पर ही अगले 5 साल तक काम करने वाली है। तो जिस तरह से बीजेपी की आज विधायक दल की बैठक है और इस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी एक चेहरा निकलकर सामने आ सकता है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। और सरकार की किसी पॉलिसी को अगर अपोज भी करना है तो इन्हीं विधायकों पर जिम्मेदारी, तो वो एक एक्स्ट्रा किस्म का प्रेशर या बर्डन इस बार सरकार विपक्ष में बैठे 29 विधायकों पर होगी। दूसरी बात ये कि जम्मू के तमाम 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां पर कश्मीर में जिस हिसाब का रिजल्ट आया है वो तो पहले से एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन बीजेपी जो एक्सपेक्ट कर रही थी मैक्सिमम एरियाज के अंदर उनको धचका भी लगा है। कुछ जगहों पर हमने देखा मैंडेट पॉलिटिक्स में पार्टी के कई नेता अलग हो गए, उन्होंने नुकसान पहुंचाया। फिर पीर पंचाल का मैंने जैसे शुरुआत में कहा, काफी ज्यादा नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा है। सारी चीजें ग्राउंड पर अकॉर्डिंगली नहीं गई हैं। वजूहात क्या रही, कारण क्या रही, ये सारे रीजन जानने के लिए भी आज की बैठक में एक रास्ता साफ होगा। और दूसरी बात यह कि 2 दिन के बाद
जो 2 ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी अभी तक चीजें देखी जा रही थी, हमने देखा कि तरुण चुग को दोबारा जिम्मेदारी उस समय दी गई जब केंद्र शासित प्रदेश के अंदर इन दोनों लोगों को वापस लाया जा रहा है। तो उनके आने से पहले आज की बैठक में लगभग चीजें ये साफ होगी कि आगे का रोड मैप या अगले सरकार बनने में भूमिका या उससे पहले सवाल है, 29 विधायकों का क्या रहने वाला है। पॉलिटिकल दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और मैं चाहूंगा इस पर आप जवाब देंगे। बीजेपी का अगर हम इतिहास उठा के देखें, पिछले कुछ सालों में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सत्ता पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया है। महाराष्ट्र की बात करें, गोवा की बात करें, बिहार की बात करें, वो ऐसी जगहें हैं जहां पर सरकारों में कोई और पार्टियां थी, उनको तोड़फोड़ कर अपनी सरकार बनाई हुई है। ये उनके लिए एक बहुत आसान बात है बीजेपी के लिए और वो करके दिखाया है। अब जम्मू के अंदर जिस तरह से एक नैरेटिव चला कि जम्मू में बीजेपी का सीएम बनेगा, जम्मू का सीएम बनेगा, डोगरा सीएम बनेगा, ये तमाम चीजें हुई और जम्मू के हिसाब से बेहतर प्रदर्शन भी बीजेपी ने किया है। लेकिन यहां पर जो बैठक हो रही है, क्या इससे माना जा सकता है कि बीजेपी ने यह एक्सेप्ट कर लिया है कि अब वो विपक्षी पार्टी के तौर पर ही जम्मू कश्मीर के अंदर अगले 5 साल तक काम करेगी? आपकी बात दुरुस्त है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 5 से 6 दिनों तक खामोश रहना, वो भी इतने नंबर्स एक रीजन से आने के बावजूद भी इतनी लेट आप मीटिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स वो अपोजिशन का रोल फुली इस बार प्ले करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, एक बर्डन है, एक प्रेशर है। यहाँ पर नंबर गेम को भी आप देखेंगे, अगर बीजेपी सरकार में आना भी चाहे तो शायद चीजें उसको फेवर नहीं कर रही हैं। आज ही मैं शुरुआत में बता रहा था कि 5 लोग जिनको मनोनीत किया जाना है, जो नॉमिनेट होंगे, हो सकता है कि अगले 48 घंटों में जैसे ही सरकार बने, साथ साथ एलजी की तरफ से वो भी अनाउंसमेंट कर दी जाए। तो आज जानकारी ये है, जो पुख्ता जानकारी, कि 5 मेंबर्स का वोट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और 5 नंबर ऐड करके भी बीजेपी के साथ आप चलिएगा तो 29 का फिगर 34 तक ले जाइएगा। उस हिसाब से भी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। मीटिंग आज का एक फीडबैक भी लिया जाएगा, जरूर रूटीन वाइज मीटिंग है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि खाली फूल मालाओं से काम चला। पार्टी ने जरूर स्ट्रेटेजी जिस हिसाब से बनाई थी, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया। और अब कुछ नाम भी हमारे पास सामने आए हैं। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल इस मीटिंग में होंगे, पार्टी अध्यक्ष रविंद्र रैना पहुंच चुके हैं, सांसद जुगल किशोर शर्मा होंगे, गुलाम अली खटाना राज्यसभा के अंदर जो इस समय नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा दोनों जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह और मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी भी होंगे, कुविंदर गुप्ता, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, ये तमाम लोग होंगे। अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी बुलाने का मतलब ये समझ में आ रहा है कि रोड मैप पार्टी का क्या होगा, असेंबली के बाहर और विद इन असेंबली, ये दोनों चीजें आज बहुत हद तक डिसाइड होंगी जब तक ऑब्जर्वर्स दोबारा से जम्मू कश्मीर, तरुण चुग और उनके साथ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पहुंचेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ, हमारे से जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें आसिफ ने की हैं कि जिस तरह से बीजेपी की विधायक दल की बैठक में देरी हुई है, ये मानकर चलें कि बीजेपी अब पूरी तरह से ये मान चुकी है कि वो अब विपक्ष के तौर पर ही अगले 5 साल तक काम करने वाली है। तो जिस तरह से बीजेपी की आज विधायक दल की बैठक है और इस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी एक चेहरा निकलकर सामने आ सकता है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद लौट चुके हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर महाराष्ट्र को लेकर अगर बात की जाए तो आपको बता दें अब सियासी हलचल जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। तमाम सियासी पार्टियों ने अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में वो बैठक करने वाले हैं और हरियाणा में करारी हार के बाद अब महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति जो है वो बनाएंगे। तमाम सियासी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और इसको लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां जो है वो तेज कर ली है। आपको बता दें, बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन भी होगा और इसी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं, जहां पर उनके द्वारा बैठक की जाएगी, रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और कांग्रेस को कड़ी हार मिलने के बाद एक बार फिर से ये देखने को मिला कि महाराष्ट्र के चुनाव के लिए कांग्रेस रणनीति बनाती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर अब चर्चाएं और विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन जो है वो किया जाने वाला है। बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव तो फिलहाल इसको लेकर बैठक जो है वो केंद्र से लेकर राज्यों तक हो रही है। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत का उबाल जो है वो राजधानी दिल्ली में देखने को मिलता है, क्योंकि
हर पेड़ की एक जड़ होती है और उसी जड़ जो है वो दिल्ली से देखी जाती है। तो दिल्ली में कैसे इस रणनीति को तैयार किया जा रहा है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त सभी पार्टियां तैयार नजर आ रही हैं। सियासी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर और साथ साथ जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसको कैसे वहां पर तय किया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो सियासी खिचड़ी है उस सियासी खिचड़ी में हमने कई बार देखा है उलट पुलट, तख्ता पलट, ये तमाम चीजें होती हैं जिससे किसी राजनीतिक पार्टी को बेहद ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन कोई राजनीतिक पार्टी पूरी तरीके से जो है वो लाभ में नजर आती है। ये चीजें हमने महाराष्ट्र में देखी। तो इस बार के विधानसभा चुनाव और भी महत्वपूर्ण है। एक तरफ महायुति और दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी, जिनके बीच का ये मुकाबला होना है। उज्जवल कुमार दिल्ली से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। उज्जवल, ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस की दिल्ली में जो बैठक हो रही है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें महाराष्ट्र है, झारखंड है, लेकिन अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस किस रणनीति के साथ इन चुनावों में उतरने वाली है? और खास तौर पर राहुल गांधी, ये कहा गया था कि राहुल गांधी एक परिपक्व जो एक लीडरशिप है उसके तौर पर सामने आए हैं, एक चेहरे के रूप में सामने आए हैं, तो क्या इसका इस्तेमाल इन चुनाव में होगा? तो उज्जवल हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी रूप से कोई दिक्कत हो रही है। दोबारा से हम उज्जवल से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे ज़रूर इस बैठक को लेकर हर जानकारी लेंगे कि आखिर इस बैठक में कौन कौन शामिल होगा, राहुल गांधी के क्या मुद्दे होंगे, कांग्रेस के हालांकि ये कॉमन मुद्दे ही पिछले कुछ चुनाव से देखते आ रहे हैं और उसी का इस्तेमाल हरियाणा में भी देखा गया था। उज्जवल, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल शीतल। उज्जवल, ये दिल्ली में बैठक है, कितनी महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस के दृष्टिकोण से? बिल्कुल देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बैठक हो जाती है कांग्रेस के दृष्टिकोण से, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव के परिणाम आए थे, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को काफी बड़ा धक्का लगा। क्योंकि खासतौर पर अगर आप हरियाणा की बात करेंगे तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का जो मुख्यालय है वहां पर सुबह से ही जश्न का माहौल शुरू हो गया था जिस दिन परिणाम आने थे, और कांग्रेस पार्टी को साफ लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन किस तरीके से जो है हरियाणा में एकदम जो है आप ये कह सकते हैं कि सियासी खेल पलटा, वो सबने देखा। दोपहर आते आते जो है वो बीजेपी जो है वो बाजी मार ले गई, और उसी को लेकर जो है कांग्रेस की तरफ से अपना ये कह सकते हैं कि आप समीक्षा बैठक भी बुलाई गई। और उसके बाद आप देखिए विधानसभा के चुनाव जो है वो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में होने वाले 288 सीटों पर ये विधानसभा चुनाव होंगे, और कांग्रेस जो है वो तकरीबन 100 से 150 की सीटें आसपास जो है लड़ने की बात जो है वो सामने आ रही है। राहुल गांधी को आज देखिए महाराष्ट्र जाना था, सूत्रों के हवाले से जो खबर थी, लेकिन देखिए महाराष्ट्र जाने का प्लान जो है उनका कैंसिल हुआ। और अब तमाम जितने भी बड़े नेता हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के, चाहे वो महाराष्ट्र कांग्रेस के जो है अध्यक्ष नाना पटोले हो, या पूर्व मुख्यमंत्री हो पृथ्वीराज चौहान, या फिर वर्षा गायकवाड़ हो जो कि मुंबई सेंट्रल रीजन की जो है वो प्रेसिडेंट है और एमपी भी है लोकसभा में, तो वो जो है वो तमाम बड़े चेहरे दिल्ली पहुंच चुके हैं। और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके आवाज पर जो है धीरे धीरे जो है पहुंचना, तमाम ये जो महाराष्ट्र के नेता हैं उनका पहुंचना शुरू हो चुका है। नाना पटोले पहुंच चुके हैं, उसके अलावा भी देखिए और जो अन्य नाम है वो भी वहां पे बड़े बड़े नाम पहुंच चुके हैं। और अब जो है कुछ देर बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ही राहुल गांधी और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक बैठक होने वाली है। और देखिए नाना पटोले ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी बताया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो महाविकास आघाड़ी के साथ ही जो है महाराष्ट्र का ये चुनाव लड़ने जा रही है। तो यानी साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति जो है वो स्पष्ट कर दी है कि किस तरीके से आगे चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अभी भी ग्राउंड वर्क जो है वो बहुत ज्यादा बचा हुआ है शीतल, की किस तरीके से वोटर्स को जो है वो कहीं ना कहीं साधा जा सके जो लोग हैं। बिल्कुल उज्जवल, इसी के साथ एट द एंड में कहीं ना कहीं जितनी भी ये स्ट्रैटेजीज तैयार की जा रही है, ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है, वोटर्स पर डिपेंड करता है कि वो किसको आगे लाए। और सब साफ तौर पर अगर यहाँ पर हरियाणा चुनावों की बात की जाए, जम्मू कश्मीर की बात की जाए, रैलीज यहाँ की गई, स्ट्रैटेजीज यहाँ बनाई गई, सेम बैठ के महाराष्ट्र की चुनावों के लिए भी की जाएंगी। लेकिन कांग्रेस को एज अ पार्टी मेजॉरिटी वोट्स में उभरकर सामने आने में क्या कुछ
लगता है अपनी किन रणनीतियों में चेंज करने की जरूरत है, रोड मैप बनाने की जरूरत है, या फिर लीडर्स पे फोकस करना कितना ज्यादा जरूरी है जिन उम्मीदवारों को वो इन चुनावों में खड़ा करेंगे? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने निकल कर आती है वो ये है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो अंदरूनी कलह है नेताओं का, वो कहीं ना कहीं जो है वो समय समय पर बाहर आता हुआ दिखाई देता है। वो हमने हरियाणा चुनाव में भी जो है वो देखने को मिला था। और देखिए महाराष्ट्र में भी कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, क्योंकि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है तो अपने जो नेता है उनके अलग अलग गुट बने हुए होते हैं, तो वो गुटबाजी किस तरीके से कांग्रेस के जो आला कमान है वो हैंडल करते हैं, एक सबसे बड़ी ये समस्या है। उसके अलावा देखिए कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे हैं वो आप लोकसभा चुनाव से देखेंगे तो वो लगातार सेम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो विधानसभा चुनाव में भी इसी जो है लोकसभा के चुनाव के मुद्दे को लेकर उतरे थे, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या अडानी अंबानी का जो मुद्दा हो, लगातार राहुल गांधी उठाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब जो है वो महाराष्ट्र के लिए ये रणनीति क्या बदली जाएगी? क्योंकि जो ये रणनीति लेके हरियाणा में गए थे वो रणनीति कामयाब नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि जो है वो किसान नाराज है, पहलवान नाराज है, महिलाएं नाराज हैं। लेकिन ऐसा जो तस्वीर है वो सामने नहीं आई, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस बार बनाई है। इससे पहले तो बीजेपी की जो सरकार थी हरियाणा में वो गठबंधन की सरकार थी, लेकिन इस बार जो सरकार बनी वो पूर्ण बहुमत की बनी। यानी जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी के मुद्दों के साथ जुड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आला कमान को ये बात समझ में आएगी? एक सबसे बड़ा सवाल शीतल ये भी है, क्योंकि राहुल गांधी, ये कहा जाता है कि राहुल गांधी किसी की सुनते नहीं है, वो सिर्फ अपनी जो बात है वो पार्टी में रखते, जो उनको ठीक लगता है वो करते हैं, और काफी अड़ियल जो है वो राहुल गांधी बताए जाते हैं। उनको समझाना थोड़ा काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जब समझ जाते हैं तो फिर वो पार्टी को लेकर साथ भी चलते हैं। तो क्या इस बार पार्टी जो है वो उनको समझा पाने में कोई कामयाब रहेगा? क्योंकि महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि देखिए हर क्षेत्र की जो राजनीति है वो अलग होती है शीतल, हर लोगों की जो आप जाएंगे भारत में, हर आप ये कह सकते हैं कि 30-40 किलोमीटर जो है लोगों की भाषाएं बदल जाती हैं। तो महाराष्ट्र में भी यही चीजें देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र के मुद्दे जो है वो लोगों तक पहुंचने की कांग्रेस पार्टी को जरूरत है कि वहां के क्या मुद्दे हैं, तो इसलिए आज की ये बैठक बुलाई गई है। ठीक है, शुक्रिया उज्जवल, इस बैठक पर नजर बनाए रखेगा। और अब कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, किस तरह से मुद्दे बनाए जाएंगे, क्या मुद्दों से लोगों को आकर्षित कर पाना कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन गया है, जो नहीं हो पा रहा है। लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ, हरियाणा चुनाव में नहीं हुआ, कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर खत्म हो रही है, बहुत कम सीटें कांग्रेस को मिली हैं। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर की तरफ इस वक्त आपको लिए चलते हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है, झारखंड में भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र और झारखंड में संभवतः एक साथ हो सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम की बैठक और पार्टी नेताओं के साथ सीएम हेमंत सोरेन बैठक करेंगे। कांग्रेस आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर चर्चा होगी, और बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या जेएमएम इन सब दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले दम पर। यह भी तय होगा कि जब बैठक होगी और बैठक के बाद निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा। तो झारखंड की सियासत भी काफी हद तक बदल चुकी है। जब से हेमंत सोरेन जेल में गए उसके बाद सियासत में उथल पुथल देखने को मिला। हेमंत सोरेन की कुर्सी छिन गई, उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद एक नए मुख्यमंत्री के रूप में वहां पर चंपत सोरेन को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन उसके बाद हेमंत सोरेन जब वापस आए तो उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री का पद संभाला। चंपत सोरेन जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, और उसके बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, जिससे ये समझा जा सकता है कि दलित वोटर्स पर वहां पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। किस तरह से सियासी हलचल नजर आ रही है। चुनाव होना है, विधानसभा के चुनाव में दोनों पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो भी गठबंधन में है, जो सरकार चला रही है, दोनों लगातार प्रयास कर रही है कि आने वाले चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ा जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दिया जा सके। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रही है और उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 81 विधानसभा में उनका चुनावी कार्यालय होगा,
अर्थात भले ही वो अपने सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, परंतु चुनाव को गंभीरता से लिया है और वो आगामी चुनाव में कमर कसकर तैयार है। इस बार देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से महागठबंधन के जो नेतागण है जमा हो रहे हैं, खासकर आज अब से नेता आना शुरू हो गए हैं, कुछ समय के बाद मीटिंग शुरू हो जाएगी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ये दोनों का जो रणनीति है वो बिल्कुल साफ है कि एक भी मौका भारतीय जनता पार्टी को ना दिया जाए जिससे आने वाले समय में इनकी कुर्सी चली जाए। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज मुख्य रूप से बैठक है जिसमें कल्पना सोरेन अगुवाई कर रही हैं। कल्पना सोरेन लगातार सक्रिय नजर आई थी जब से गांधी विधानसभा चुनाव जीतकर वो आई हैं, और जो हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जहां जहां जा रहे थे, जो भी कल्याणकारी योजनाएं ये चला रहे हैं उनको लेकर वो भी जगह जगह जा रही हैं, साथ में मंच साझा कर रहे हैं। इस तरह से जो परिपक्वता उन्होंने दिखाई है, इसको लेकर आज मंथन है जिसमें ये विचार किया जाएगा कि कांग्रेस को कितना वोट दिया जाए, सीपीआई को कितना वोट दिया जाए, राजद को कितना सीट दिया जाए, माफ करें। तो इन दोनों जो तीनों पार्टियां हैं, मुख्य रूप से राजद, कांग्रेस और जेएमएम, तीनों में जो सीट का बंटवारा होगा वो किस तरह से होगा, क्योंकि सीपीआई वो भी इस बार गठबंधन के हिस्सा होने वाले हैं, विनोद सिंह जो है माले से हैं उनको भी मिलाना, तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में कि किस तरह की ये रणनीति तैयार की जाती है, क्योंकि तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, इसी के साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। और आपको बता दें कि रांची से लेकर चाईबासा तक ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। जल जीवन मिशन में अनियमितता का मामला जो है वो सामने आया है जिसमें विभागीय इंजीनियर से जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बिल्कुल, झारखंड में ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में कई सारे छापे मारे हुए हैं। रांची से लेकर और कई जगहों तक जो है वो कई इलाकों तक इस वक्त ईडी छापेमारी कर रही है। ये बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है। रांची से लेकर चाईबासा तक ईडी की दबिश हुई है और जल जीवन मिशन में अनियमितता का ये पूरा मामला है। रेड होती है और कई चीजें उसमें निकलकर सामने भी आती है। मनीष झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, ईडी की कार्रवाई भी हो रही है। नहीं, गढ़वा, रांची, चाईबासा, पलामू, अनेक जगह पर लगभग 20 से 25 जगहों पर ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और इसे माना जा रहा है कि चुनाव से पहले ये बड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरह से कि अनुमान है, अब से कुछ ही दिनों के बाद जो इलेक्शन कमीशन है वो घोषणा करने वाली है कि कब से यहाँ चुनाव होना है, और इससे पहले जिस तरह ईडी की कार्रवाई हो रही है और मिथिलेश ठाकुर जो मजबूत स्तंभ माने जाते हैं इस गठबंधन के, उनके खिलाफ उनके इंजीनियर्स जितने भी उनके सहयोगी रहे, उनके ठिकानों पर जो ये छापेमारी चल रही है, इससे स्पष्ट पता चलता है कि आने वाले समय में इसका प्रभाव जरूर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। थोड़ा इंतजार करना होगा। ईडी की कार्रवाई अभी शुरू ही हुई है, अब देखने वाली बात होगी कि कहां से क्या ईडी को प्राप्त होता है, क्योंकि जब जब ऐसा कार्रवाई हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी इसे अपने वोट में तब्दील करने का प्रयास किया है। मनीष, इसी के साथ ईडी की इन रेड्स की बात की जाए तो साफ तौर पर जब सरकार बनती है किसी पार्टी की तो कई घोटाले सामने आते हैं, कई नहीं आते हैं, लेकिन ईडी के शिकंजे से कहीं ना कहीं कोई नहीं बचता। और यहाँ पर पार्टीज की अगर बात की जाए, साफ तौर पर ये उस पर असर जरूर डालेगी, लेकिन क्या कुछ लगता है जहां पर ये पार्टीज कह रही है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराना एक उनके लिए बड़ा मुद्दा है, लोकल मुद्दों पर, लोगों के मुद्दों पर बात नहीं की जा रही, तो क्या कुछ लगता है कितना प्रभाव ये छोड़ेगा? क्योंकि ऐसी कांग्रेस की बात की जाए, जेएमएम की बात की जाए तो साफ तौर पर आपने भी कहा कि इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जीतने नहीं देना है। अब इस चीज की होड़ में क्या कुछ लगता है भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी उभर कर आएगी और इन पर कोई असर पड़ेगा? रूपाली, जिस तरह से प्रधानमंत्री जगह जगह जाते हैं और कहते हैं कि घोटालेबाजों की पार्टी से मतदाता सावधान रहे,
स्पष्ट तौर पर वो बताते रहे हैं कि जो घोटालेबाजों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिनके यहाँ मंत्री भ्रष्ट हों, उनसे बचकर रहना चाहिए। तो यदि कुछ इसमें सामने आता है तो ये भाजपा के लिए जरूर पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह दिखाने का प्रयास कर रही है कि उनके जो मंत्री हैं, उनके जो नेता हैं, वो स्वच्छ छवि के हैं और वो घोटालों से दूर रहते हैं। और दूसरे पार्टियों पर जिस तरह ईडी की कार्रवाई होती है और उसका जो निष्कर्ष होता है, उसे लेकर वो जनता के सामने जाते हैं कि इतने पैसे पकड़े गए, ये जनता के पैसे हैं, गाढ़ी हुई संपत्ति थी, जिसे मंत्री या जो भी भ्रष्ट मंत्री होते हैं वो इसको लूटने का काम करते हैं। तो इसका कहीं ना कहीं प्रभाव चुनाव पर पड़ता है। आपका जो दूसरा प्रश्न था कि भारतीय जनता पार्टी को हराने का ये लोग एकजुट हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर झारखंड में तमाम जो विरोधी पार्टी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में एकजुट हो रहे हैं, सीट का बंटवारा कर रहे हैं और उन सभी मुद्दों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो। जितनी कल्याणकारी योजनाएं यहाँ चलाई गई, जैसे बिजली बिल 200 यूनिट तक माफ करना, पिछला बिजली बिल माफ करना, महिलाओं के लिए 1000 रुपया प्रति माह देना, इन सभी को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी ने गोगो दीदी योजना की एक जनता के बीच बात रखी है कि उनकी पार्टी अगर आती है तो महिलाओं को 2500 रुपया देंगे। ठीक है तो मनीष, उसके खिलाफ ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो झारखंड से एक और बड़ी खबर, जहां पर 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप का मामला सामने, नाबालिग लड़कियों के साथ 6 अभियुक्तों पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा है और ये बेहद गंभीर और दुखद मामला। दुष्कर्म मामले को पंचायत में दबाने का आरोप भी लगा है। पलामू के नौडीहा बाजार क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है, जिसमें दुष्कर्म का मामला 2 नाबालिग लड़कियों के साथ गैंगरेप हुआ है और उसके बाद पंचायत पर इस पूरे मामले को दबाने का यहां पर आरोप भी लगता हुआ नजर आ रहा है। रूपाल, बिल्कुल, इसी के साथ आपको बता दें कि पलामू के नौडीहा बाजार में ये 2 लड़कियां जो है दुर्गा पूजा देखकर आ रही थी, जिसके बाद 6 लड़कों द्वारा जो है उनके साथ गैंगरेप जो है वो किया गया और ये 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जो है वो किया गया है। और आपको बता दें कि ये नाबालिग लड़कियां दलित है, तो साफ तौर पर झारखंड की अगर बात की जाए तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि बवाल जो है मचता हुआ नजर आएगा। और साफ तौर पर रवि गुप्ता हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। रवि, जरा बताइएगा ये पूरा मामला क्या है और कैसे ये मामला हुआ, और सबसे बड़ी बात और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो पंचायत है, जो फैसला देती है, जो निष्कर्ष निकालती है, जो लोगों के हित में काम करती है, जमीनी स्तर पर काम करती है, उसी पर इस दुष्कर्म के मामले को दबाने का आरोप लग रहा है। जी शीतल, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि पलामू जिले के नौडीहा बाजार के सरेडी में दुर्दांत घटना को अंजाम दिया गया है, जहां 6 लोगों ने 2 नाबालिग दलित बच्चियों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि शुक्रवार की शाम दोनों बच्चियां दुर्गा पूजा देखकर वापस लौट रही थी। इसी बीच एक डगरा गांव है, वहां पर 6 अज्ञात लोग खड़ा थे और इस घटना को अंजाम दिया और उन 2 नाबालिगों के साथ 6 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसमें 3 लोग दलित समुदाय से आते हैं और 3 लोग आदिवासी समुदाय से आते हैं। वहीं दोनों नाबालिग बच्चियों की अगर बात करें तो वो भी दलित समुदाय से आती हैं और उन पर इस तरह का अंजाम दिया गया। लेकिन दिलचस्प बात अगर कहें हम, तो सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह निकल के आता है कि पंचायत उस मामले को दबाने का प्रयास करती है और प्रखंड प्रशासन या स्थानीय प्रशासन के पास नहीं पहुंचाना चाहती है बात को। लेकिन अगर बात करें, जो 2 नाबालिग बच्चियां हैं, उन्होंने अपनी हिम्मत दिखाते हुए नौडीहा बाजार में मामला को दर्ज कराया है। उसके बाद प्रशासन ने रविवार को उसकी कार्रवाई करने का आगे का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जी शीतल, बेहद दुखद और गंभीर मामला झारखंड से सामने आया है, जहां पर ये इस मामले को दबाया गया है। फिलहाल आगे की बड़ी खबर है, जहां पर बहराइच में एक मामला हुआ है जिसमें फायरिंग में बिल्कुल, इसी के साथ बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान ये फायरिंग का मामला जो है वो देखा गया है और 2 युवकों पर फायरिंग हुई है, जिसमें से एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है और दूसरे की मौत जो है वो वाकया हुई है। जिसके बाद ये देखने को मिला कि जन आक्रोश
सामने आया और वहां पर ये देखने को मिला कि तोड़फोड़ जो है वो शुरू हो गई और माहौल बिगाड़ने की ये कोशिश साफ तौर पर की जा रही है, जिसको लेकर अगर बात की जाए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उन्होंने अपने अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा और प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले में पूरी तरह से संज्ञान में लेते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक्सपोस्ट के जरिए साफ कर दिया है कि जो भी उपद्रवी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हम तत्पर हैं और बिल्कुल भी इन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे ये मामला गंभीर है। अजय शर्मा संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। अजय, हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं। निश्चित तौर से बहराइच में जो ये इलाका है, जहां तक उन्हें फैला, दो वर्गों में बवाल, दोनों पक्षों में संघर्ष हुआ। उसके बाद बहराइच के चारों ओर आगजनी, बवाल, तोड़फोड़, उपद्रव के हालात बने। छोटा अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जिस युवक मौत हुई उस युवक की डेड बॉडी लेकर गए संख्या में लोग, वो कह रहे हैं जो उपद्रवी है और ताबड़तोड़ फायरिंग की है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाई योगी जी मुख्यमंत्री है, वो लोग घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। जो अपराध इन्होंने गोलीकांड किया और अपने को फोड़ बवाल किया है, तो अब उनके घरों पर भी बुलडोजर चलाए। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर बहराइच के चारों ओर उपद्रव के हालात। बहराइच से सीतापुर जो राजमार्ग है, वहां पर व्यक्तियों को पहचान कर मारा जा रहा। अभी हम स्वयं से जान बचा। ओके अजय, आप भी अपनी जान का ख्याल रखेगा, क्योंकि बहुत ही वहां पर हिंसा का माहौल बना हुआ है और जब आप कवर करने जाते हैं तो अपना ख्याल जरूर रखेगा। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।